बाजार में एक दवा की खेप पकड़ी जाती है। प्रयोगशाला में उस दवा का टेस्ट होता है और रिपोर्ट आती है कि ये दवा मानकों पर बिल्कुल भी खरी नहीं उतरती। मतलब पूरी तरह से फेल। और ऐसी खबरें तो अक्सर आती ही रहती हैं। बिल्कुल। अब एक पल के लिए जरा स्थिति की गंभीरता पर विचार कीजिए। इस लापरवाही के लिए असल में जेल की सलाखों के पीछे जाएगा कौन? ये एक बहुत ही पेचीदा सवाल है ना? मतलब क्या वो कर्मचारी अंदर जाएगा जिसने कारखाने में मशीन का बटन दबाया था, या क्या वो मैनेजर जो उस शिफ्ट की निगरानी कर रहा था, या फिर सीधे उस फार्मा कंपनी का डायरेक्टर? एग्जैक्टली। वो डायरेक्टर जो शायद किसी दूसरे शहर के किसी शानदार वातानुकूलित बोर्ड रूम में बैठा हो, जिसे शायद उस विशिष्ट बैच के बारे में कोई जानकारी ही ना हो। बिल्कुल, और जिसे शायद ये भी ना पता हो कि उस दिन फैक्ट्री में कौन सी मशीन चल रही थी। सही बात है। ये एक ऐसा ज्वलन सवाल है जो कॉर्पोरेट जगत की कार्यप्रणाली और हमारी न्याय व्यवस्था की जो सख्त हकीकत है उसके बीच हमेशा टकराता रहता है। मैं बता दूं कि ये टकराव केवल सैद्धांतिक नहीं है, मतलब ये रोज की बात है। हर साल सैकड़ों ड्रग इंस्पेक्टर देश भर में छापे मारते हैं। अच्छा। हाँ, और कई बार तो पूरी की पूरी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को मुकदमों में घसीट लिया जाता है। सब लपेट में आ जाते हैं। बाप रे। तो आज की इस गहन चर्चा में हमने मनीष शुक्ला एंड एसोसिएट्स के विस्तृत कानूनी नोट्स और इस क्षेत्र के वरिष्ठ अधिवक्ताओं के विश्लेषण को अपना आधार बनाया है। जी, जो कि बहुत ही इंसाइटफुल है। बिल्कुल। और हमारा मुख्य उद्देश्य ये समझना है कि फार्मास्यूटिकल उद्योग में आपराधिक दायित्व यानी क्रिमिनल लायबिलिटी का निर्धारण आखिर होता कैसे है, और विशेष रूप से हम उन कानूनी तंत्रों की पड़ताल करेंगे जिनसे कंपनी के शीर्ष अधिकारी खुद को बचाते हैं। हाँ, वो अधिकारी जिनका निर्माण प्रक्रिया में कोई सीधा दखल नहीं होता, वो खुद को इन गंभीर आपराधिक आरोपों से कैसे बचाते हैं। ये जानना बहुत दिलचस्प होगा। तो इस पूरी चर्चा की शुरुआत करने के लिए मेरे दिमाग में एक उपमा आ रही है। बताइए, क्या उपमा है? मान लीजिए एक बहुत बड़े समुद्री जहाज के रसोइये ने खराब खाना बना दिया और उसे खाकर कुछ यात्री गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। ठीक है। तो क्या कानून उस जहाज कंपनी के मालिक को, जो हजारों मील दूर किसी दूसरे देश में बैठा है, इस घटना के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहरा सकता है? बहुत ही बढ़िया उदाहरण है। मतलब कानून की नजर में जिम्मेदारी आखिर कहां से शुरू होती है और कहां खत्म होती है? देखिए, इस उपमा को अगर हम सीधे दवा उद्योग के संदर्भ में देखें तो स्थिति थोड़ी और भी जटिल हो जाती है। वो कैसे? क्योंकि जहाज के खराब खाने से शायद कुछ लोग बीमार हों, लेकिन एक सब स्टैंडर्ड या मिलावटी दवा हजारों लोगों की जान ले सकती है। हाँ, ये बात तो है। इसका इम्पैक्ट बहुत बड़े पैमाने पर होता है। बिल्कुल। इसीलिए जब हम बचाव की रणनीतियों पर चर्चा करते हैं तो सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि अभियोजन पक्ष काम कैसे करता है। मतलब सरकार और ड्रग कंट्रोल विभाग के पास क्या शक्तियां हैं? एग्जैक्टली। हमें देखना होगा कि वो किस कानूनी ढांचे के तहत काम करते हैं। भारत में दवाओं के निर्माण और बिक्री को नियंत्रित करने वाला मुख्य कानून ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 है। 1940? मतलब ये कानून तो स्वतंत्रता से भी पहले का है। हाँ, लेकिन समय समय पर इसमें जो संशोधन हुए हैं ना, उन्होंने इसे बेहद सख्त बना दिया है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास लगभग 8 दशकों का कानूनी इतिहास और अदालती फैसले मौजूद हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। जो इस बात को परिभाषित करते हैं कि सही क्या है और गलत क्या। तो जब कोई दवा मानकों पर विफल होती है तो ये कानून उसे किस तरह से देखता है? इस कानून के तहत यदि कोई दवा सब स्टैंडर्ड मतलब मानकों से नीचे पाई जाती है, या मिस ब्रांडेड यानी गलत ब्रांडिंग वाली होती है, या फिर एडल्ट्रेटेड यानी मिलावटी होती है, हाँ, तो इसे किसी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के निर्माण में हुई कोई सामान्य तकनीकी त्रुटि नहीं माना जाता। मतलब इसे सिर्फ एक मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट कहकर नहीं टाला जा सकता? बिल्कुल नहीं। विधायिका और न्यायपालिका दोनों ही इसे सीधे जन स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ एक अत्यंत गंभीर विषय मानते हैं। पब्लिक हेल्थ का मामला है ये। सही बात है। यही कारण है कि अदालतें ऐसे मामलों में कठोर उत्तरदायित्व या कहें कि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के सिद्धांत को लागू करते हैं। अच्छा, यहाँ मैं इस कठोर उत्तरदायित्व वाले पहलू पर थोड़ा और स्पष्टीकरण चाहूंगा। जी, पूछिए। सामान्य आपराधिक कानूनों में हमने अक्सर सुना है कि किसी को सजा देने के लिए उसकी आपराधिक नीयत या मेंस रिया साबित करना जरूरी होता है। हाँ, इंटेंट बहुत जरूरी होता है आम क्रिमिनल केसेस में। तो क्या स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का मतलब ये है कि इस कानून के तहत नियत का कोई महत्व ही नहीं है? एक तरह से हाँ। मतलब मान लीजिए कारखाने की किसी मशीन के कैलिब्रेशन में अचानक कोई तकनीकी खराबी आ गई, जिसके कारण दवा में कोई रसायन 1 मिलीग्राम ज्यादा हो गया। एक अनजाने में हुई गलती। हाँ,
तो क्या अनजाने में हुई इस गलती को भी अदालतें उसी सख्ती से देखती हैं जैसे कोई जानबूझकर मुनाफा कमाने के लिए दवा में चॉक पाउडर मिला रहा हो? देखिए, कानूनी दृष्टि से शुरुआती चरण में अदालतें इन दोनों स्थितियों में कोई खास अंतर नहीं करती। सच में कोई अंतर नहीं? हाँ, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का मूल अर्थ ही यही है कि कानून परिणामों पर केंद्रित है, नियत पर नहीं। मतलब आपने गलती की है तो की है, इरादा क्या था उसे फर्क नहीं पड़ता। एग्जैक्टली क्योंकि मामला सीधे तौर पर मानव जीवन से जुड़ा है, इसलिए कंपनी यह तर्क देकर नहीं बच सकती कि हमारा इरादा किसी को नुकसान पहुंचाने का नहीं था। वाह, ये तो बहुत सख्त है। दवा मानक के अनुरूप नहीं है, इसका सीधा मतलब है कि अपराध घटित हो चुका है। हमारे स्रोत दस्तावेजों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामले का जिक्र है, स्टेट ऑफ केरला वर्सेस पेनिनशिया बायोटेक लिमिटेड। अच्छा, ये केस क्यों इतना खास है? ये केस इस बात को समझने के लिए एक बेहतरीन केस स्टडी है कि राज्य सरकारें किस हद तक जा सकती हैं। इस मामले में वास्तव में हुआ क्या था? क्या इसमें भी पूरी की पूरी कंपनी को निशाना बनाया गया था? बिल्कुल। इस मामले में एक सरकारी अस्पताल में आपूर्ति की गई दवा का एक बैच प्रयोगशाला परीक्षण में फेल हो गया था। ओके, फिर ड्रग इंस्पेक्टर ने क्या किया? राज्य के ड्रग इंस्पेक्टर ने न केवल उस फार्मा कंपनी के खिलाफ बल्कि उसके मैनेजिंग डायरेक्टर और अन्य सभी डायरेक्टर्स के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दायर कर दिया। मतलब सबको एक ही लाठी से हाँक दिया। हाँ, राज्य का तर्क बहुत सीधा था। उनका कहना था कि चूंकि कंपनी ने खराब दवा बनाई है और ये सभी लोग कंपनी के शीर्ष पदों पर बैठे हैं, तो ये सभी समान रूप से जिम्मेदार हैं। बिल्कुल, जन स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने के लिए। अभियोजन पक्ष ने किसी एक व्यक्ति की विशिष्ट गलती खोजने के बजाय पूरे बोर्ड को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। यार, ये तो कॉर्पोरेट ढांचे के लिए एक बहुत बड़ा जोखिम है। बहुत बड़ा जोखिम है। अगर ऐसा है तो कोई भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर या निवेशक किसी दवा कंपनी के बोर्ड में शामिल ही क्यों होना चाहेगा? सही सवाल है। लोग डरेंगे बोर्ड में आने से। मतलब सोचिए ना, अगर फाइनेंस देखने वाले डायरेक्टर को कारखाने की किसी मशीन की खराबी के लिए जेल जाना पड़े तो ये तो न्याय संगत नहीं लगता। और यही वो बिंदु है जहां से बचाव का सबसे महत्वपूर्ण और मजबूत रास्ता खुलता है। मैं समझाती हूँ। हाँ बताइए, ये लोग बचते कैसे हैं फिर? अभियोजन पक्ष भले ही जाल बहुत बड़ा फेंकता है और सभी को लपेटने की कोशिश करता है, लेकिन न्यायपालिका हर किसी को दोषी नहीं मानती। मतलब कोर्ट में जाकर कुछ राहत मिलती है? बिल्कुल। वरिष्ठ अधिवक्ताओं के विश्लेषण से ये एकदम स्पष्ट होता है कि किसी भी डायरेक्टर या अधिकारी को केवल उसके पदनाम या डेजिग्नेशन के आधार पर सजा नहीं दी जा सकती। अच्छा, सिर्फ नाम होने से कुछ नहीं होता? हाँ, प्रतिनिधिक दायित्व या वाइकेरियस लायबिलिटी का सिद्धांत ये नहीं कहता कि कंपनी के अपराध के लिए हर अधिकारी स्वतः ही अपराधी हो जाएगा। तो अभियोजन पक्ष को अदालत में साबित क्या करना होता है? क्या उन्हें ये दिखाना पड़ता है कि उस विशेष डायरेक्टर ने ही वो खराब दवा बनाने का आदेश दिया था? अरे नहीं, आदेश देने की बात तो बहुत दूर की है। अभियोजन को सबसे पहले ये साबित करना होता है कि अपराध घटित होने के समय वो विशेष व्यक्ति कंपनी के व्यावसायिक संचालन के लिए इंचार्ज था। इंचार्ज मतलब रोजमर्रा के कामों को देखने वाला? हाँ, कानून की धारा 34 के तहत ये शब्दावली बेहद महत्वपूर्ण है, इंचार्ज एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्ट ऑफ बिजनेस। ओहो, तो अगर ड्रग इंस्पेक्टर की शिकायत में यह स्पष्ट रूप से नहीं लिखा है कि वो अमुक डायरेक्टर किस प्रकार से व्यवसाय का प्रभारी था, तो केस वहीं कमजोर पड़ने लगता है। इसे समझने के लिए मैं एक उदाहरण लेता हूं। मान लीजिए एक इन्वेस्टर ने सिर्फ पैसा लगाकर एक रेस्टोरेंट खोला है। ठीक है। और वो किसी दूसरे शहर में रहता है। अगर किचन में रखा कोई सॉस खराब निकलता है तो क्या उस इन्वेस्टर पर केस होना चाहिए या उस दिन के किचन मैनेजर पर? बहुत सही तुलना की आपने। कानूनी रूप से उस इन्वेस्टर पर केस नहीं टिकेगा, लेकिन असल में होता क्या है कि ड्रग इंस्पेक्टर अक्सर एफआईआर में उन सभी के नाम डाल देते हैं जो एमसीए की वेबसाइट पर डायरेक्टर के रूप में दर्ज होते हैं। मतलब जो भी नाम दिखा सब एफआईआर में डाल दो। एग्जैक्टली। लेकिन कानूनी रूप से वो इन्वेस्टर या फाइनेंस डायरेक्टर उस उत्पादन के लिए इंचार्ज नहीं है। तो फिर ऐसे में वो डायरेक्टर क्या करता है? अगर उसे बिना किसी स्पेसिफिक रोल के आरोपी बनाया गया है तो उसके पास ये कानूनी अधिकार है कि वो सीधे उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाए। और हाई कोर्ट में वो डायरेक्टर अपनी बेगुनाही साबित कैसे करता है? मतलब उसे अदालत को क्या कागजात दिखाने पड़ते हैं? वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी सीआरपीसी की धारा 482 के तहत कार्यवाही को रद्द करने, जिसे हम क्वाशिंग कहते हैं, उसकी याचिका दायर करता है। अच्छा, क्वाशिंग।
तो सबूत क्या देता है वो? अदालत में वो कंपनी के बोर्ड रेजोल्यूशन पेश कर सकता है, जिनमें ये स्पष्ट रूप से लिखा होता है कि गुणवत्ता नियंत्रण और उत्पादन की जिम्मेदारी किस विशिष्ट अधिकारी को सौंपी गई है। जैसे कोई प्लांट मैनेजर या क्वालिटी हेड हो गया। बिल्कुल, वो दिखा सकता है कि वो महज एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। पेनिंशिया बायोटेक मामले में भी ठीक ऐसा ही हुआ था। अच्छा, वहां क्या फैसला आया था? हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि शिकायत में केवल ये लिख देना काफी नहीं है कि ये लोग डायरेक्टर है इसलिए जिम्मेदार है। हाँ, उन्हें साबित करना होगा कि उनका रोल क्या था। एग्जैक्टली। अभियोजन को ये बताना ही होगा कि वे व्यवसाय के संचालन के लिए कैसे जिम्मेदार थे। चूंकि अभियोजन ऐसा करने में विफल रहा, अदालत ने उन डायरेक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई को रद्द कर दिया, जिनकी कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं थी। हाँ, उन्हें बरी कर दिया गया। ये बात तो पूरी तरह से तार्किक लगती है। मतलब अदालत ये सुनिश्चित कर रही है कि न्याय के नाम पर उन लोगों का उत्पीड़न न हो जिनका वास्तव में कोई लेना देना नहीं था। बिल्कुल, पदनाम बनाम वास्तविक जिम्मेदारी, ये फर्क समझना बहुत अहम है। लेकिन अब उस व्यक्ति की बात करते हैं जो वास्तव में इंचार्ज था। जो असली जिम्मेदार था। मान लीजिए वो प्लांट हेड या प्रोडक्शन मैनेजर है जिसके हस्ताक्षर से वो बैच रिलीज हुआ था। ठीक है। अभियोजन पक्ष ने साबित कर दिया कि हाँ, यही व्यक्ति इंचार्ज था। अब तो वो व्यक्ति पूरी तरह से फंस गया। बिल्कुल, पहली नजर में तो ऐसा ही लगता है। तो अगर मामला ट्रायल कोर्ट में चला ही जाए तो बचाव पक्ष ऐसे अधिकारी को कैसे बचाता है? मतलब अब क्या रास्ता बचा है? देखिए, जब कोई व्यक्ति तकनीकी रूप से इंचार्ज साबित हो जाता है, तब कानूनी लड़ाई एक नया मोड़ लेती है। कैसा मोड़? यहाँ से बचाव पक्ष की रणनीति व्यक्ति विशेष से हटकर अभियोजन की प्रक्रिया पर केंद्रित हो जाती है। हमारे स्रोत बताते हैं कि अभियोजन पक्ष को मुख्य रूप से 4 स्तंभों को साबित करना होता है। 4 स्तंभ? वो कौन से हैं? बिना किसी संदेह के, यानी बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। पहला, कि दवा वास्तव में मानकों के अनुरूप नहीं थी। ठीक है, दूसरा? दूसरा, कि लैब का परीक्षण पूरी तरह से विधिवत था और एक अधिकृत प्रयोगशाला में किया गया था। मतलब लैब ऑथराइज्ड होनी चाहिए। हाँ। तीसरा, कि सैंपलिंग और सीलिंग की पूरी प्रक्रिया कानून के प्रावधानों के अनुसार हुई थी। और चौथा, आरोपी का उत्तरदायी होना, जिसकी हमने अभी चर्चा की। तो इसका मतलब है कि बचाव पक्ष इन 4 में से किसी भी एक खंबे को गिराने की कोशिश करता है ताकि पूरा का पूरा केस ढह जाए। एग्जैक्टली। तो सबसे ज्यादा हमले किस खंबे पर किए जाते हैं? सबसे ज्यादा कानूनी लड़ाइयां प्रक्रियात्मक अनुपालन, मतलब प्रोसीजरल कंप्लायंस, और साक्ष्य की शुद्धता पर लड़ी जाती हैं, जिसे हम चेन ऑफ कस्टडी कहते हैं। चेन ऑफ कस्टडी ये दवा के मामलों में कैसे काम करती है? ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत सैंपलिंग की एक बहुत ही सख्त प्रक्रिया है। जब कोई ड्रग इंस्पेक्टर किसी मेडिकल स्टोर या वेयरहाउस से दवा का सैंपल लेता है, तो उसे क्या करना होता है? उसे उस सैंपल को 4 हिस्सों में बांटना होता है और उन सभी हिस्सों को विधिवत सील करना होता है। अच्छा, 4 हिस्से? हाँ, एक हिस्सा उस व्यक्ति को देना होता है जिससे सैंपल लिया गया है, एक सरकारी विश्लेषक को भेजा जाता है और बाकी सुरक्षित रखे जाते हैं। क्या बात है! तो क्या इस प्रक्रिया में कोई छोटी सी चूक भी पूरे केस को प्रभावित कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। मान लीजिए इंस्पेक्टर ने सैंपल लिया, उसे सील किया, लेकिन कागजी कार्रवाई में कोई फॉर्म नंबर गलत लिख दिया, या फॉर्म ढंग से भरा ही नहीं, या सील पर जो मोहर लगानी थी वो स्पष्ट नहीं है, तो क्या ये एक बचाव का आधार बन सकता है? 100% बन सकता है। इसी को तो चेन ऑफ कस्टडी कहते हैं। बचाव पक्ष अदालत में सीधा ये सवाल उठाता है कि जो सैंपल इंस्पेक्टर ने उठाया था, क्या लैब में भी हूबहू वही सैंपल पहुंचा? मतलब बीच रास्ते में कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई? हाँ, क्या रास्ते में उसके साथ कोई छेड़छाड़ तो नहीं हुई? अगर इंस्पेक्टर द्वारा लगाई गई सील और लैब में प्राप्त हुए सैंपल की सील का मिलान नहीं होता है, तो सबूत कमजोर हो जाता है। बिल्कुल। या फॉर्म 17 और 18 जो सैंपलिंग के वैधानिक फॉर्म है, अगर वो ठीक से नहीं भरे गए हैं, तो उस लैब रिपोर्ट की पूरी विश्वसनीयता संदिग्ध हो जाती है। अदालत ये मान लेती है कि साक्ष्य दूषित हो चुका है। एग्जैक्टली। यहाँ एक विचार करने वाली बात है, मतलब क्या चेन ऑफ कस्टडी या सैंपलिंग में हुई एक छोटी सी कागजी गलती वास्तव में किसी कंपनी को खराब दवा बेचने के इतने गंभीर आरोप से मुक्त कर सकती है? ये सवाल अक्सर लोगों के मन में आता है। ये तो कुछ ऐसा हुआ कि किसी ने एक गंभीर जुर्म किया है, लेकिन चूंकि पुलिस अधिकारी ने फॉर्म को नीले पेन की बजाय काले पेन से भर दिया या एक हस्ताक्षर करना भूल गया, तो अपराधी बेदाग छूट गया। सुनने में अजीब लगता है, मैं मानती हूँ। क्या ये कड़े प्रक्रियात्मक नियम किसी दोषी को सजा से बचाने का एक आसान रास्ता नहीं बन जाते? ये एक बहुत ही गंभीर सवाल है,
लेकिन इसे कानून के एक बड़े सिद्धांत के नजरिए से देखना होगा। वो सिद्धांत क्या है? देखिए, जब राज्य किसी व्यक्ति या संस्था पर आपराधिक मुकदमा चलाता है तो राज्य के पास असीमित शक्तियां और संसाधन होते हैं। हाँ, स्टेट के पास तो पूरी पावर होती है। कानून का ये बुनियादी उसूल है कि जब सजा इतनी कठोर हो, जहां व्यक्ति की आजादी छिन सकती है और उसे जेल हो सकती है, तो वो सजा दिलाने की प्रक्रिया भी 100% पारदर्शी और शुद्ध होनी चाहिए। मतलब कोई लूपहोल नहीं होना चाहिए इन्वेस्टिगेशन में। बिल्कुल। अगर हम सैंपलिंग में होने वाली छोटी सी कागजी गलती को नजरअंदाज करने लगेंगे तो हम एक बहुत खतरनाक परिपाटी शुरू कर देंगे। कैसा खतरा? कल को कोई भी भ्रष्ट अधिकारी किसी निर्दोष कंपनी के सैंपल को रास्ते में बदलकर उसमें मिलावट करके एक झूठा केस तैयार कर सकता है। अरे बाप रे, हाँ, ये तो मुमकिन है। इसीलिए प्रक्रियात्मक नियम लाल फीताशाही नहीं है, वे नागरिक अधिकारों और निष्पक्ष सुनवाई यानी फेयर ट्रायल की गारंटी है। ये दृष्टिकोण काफी स्पष्ट है। मतलब प्रशासन की शक्ति पर अंकुश लगाने के लिए ही प्रक्रिया का पालन अनिवार्य है। बिल्कुल सही। इसके अलावा और कौन सी तकनीकी खामियां होती हैं जिनका बचाव पक्ष फायदा उठाता है? आपने अभी अधिकृत प्रयोगशाला का जिक्र किया था। हाँ, ऑथराइज्ड लैब। क्या हर सरकारी लैब अधिकृत नहीं होती? यहीं पर कई बार अभियोजन पक्ष से बड़ी भूल हो जाती है। हर सरकारी लैब हर प्रकार की दवा का परीक्षण करने के लिए अधिकृत नहीं होती। अच्छा, ऐसा भी होता है? जी, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत विशिष्ट दवाओं के परीक्षण के लिए विशिष्ट प्रयोगशालाओं को ही अधिसूचित किया जाता है। मतलब नोटिफाई किया जाता है? हाँ, यदि ड्रग इंस्पेक्टर ने दवा का सैंपल किसी ऐसी सरकारी लैब में भेज दिया जिसके पास उस विशिष्ट मॉलिक्यूल या दवा का परीक्षण करने का कानूनी अधिकार या प्रोटोकॉल ही नहीं है, तो क्या होगा? तो उस लैब की रिपोर्ट को अदालत साक्ष्य के रूप में स्वीकार ही नहीं करती, वो रिपोर्ट रद्दी हो जाती है। वाह, ये तो अभियोजन पक्ष की एक बहुत बड़ी प्रशासनिक विफलता मानी जाएगी। बिल्कुल। और इससे भी बड़ा एक बचाव का आधार है आरोपी का पुनः परीक्षण का अधिकार। पुनः परीक्षण मतलब रीटेस्टिंग? जी, कानून की धारा 25 के तहत जब सरकारी विश्लेषक की रिपोर्ट आती है कि दवा खराब है, तो वो रिपोर्ट अंतिम नहीं होती। अच्छा, कंपनियों से चुनौती दे सकती है? हाँ, आरोपी कंपनी को एक वैधानिक नोटिस दिया जाता है और उनके पास ये अधिकार होता है कि वे उस रिपोर्ट को चुनौती दें। तो वो दोबारा टेस्ट कहाँ करवाते हैं? कंपनी अदालत के माध्यम से उस सैंपल के एक हिस्से को सेंट्रल ड्रग्स लैबोरेटरी, जो कि कोलकाता में है, वहां पुनः परीक्षण के लिए भेजने की मांग कर सकती है। ओके, तो वो सबसे बड़ी लैब है? हाँ, और सीरियल की रिपोर्ट अंतिम मानी जाती है और वो राज्य की लैब की रिपोर्ट को खारिज भी कर सकती है। लेकिन इसमें बचाव का क्या रास्ता निकलता है? मतलब अगर दवा सच में खराब है तो सीडीएल भी तो यही कहेगा कि दवा खराब है। समस्या तब उत्पन्न होती है जब प्रशासन की सुस्ती के कारण कंपनी को ये अधिकार मिल ही नहीं पाता। सुस्ती मतलब देरी हो जाती है? कई बार ड्रग इंस्पेक्टर सैंपल लेता है, राज्य लैब में भेजता है और रिपोर्ट आने में ही कई महीने लग जाते हैं। बाप रे, भारत में तो ये आम बात है। और जब तक कंपनी को नोटिस मिलता है और वे सीडीएल से दोबारा टेस्ट करवाने की मांग करते हैं, तब तक उस दवा की एक्सपायरी डेट ही निकल चुकी होती है। अरे, और अगर दवा एक्सपायर हो चुकी है तो सीडीएल उसका परीक्षण नहीं कर सकता, क्योंकि उसके रासायनिक गुण वैसे भी बदल चुके होंगे। एकदम सटीक बात है। चूंकि राज्य की देरी के कारण आरोपी कंपनी अपने कानूनी अधिकार का प्रयोग करने से वंचित रह गई, इसीलिए अदालतें ऐसे मामलों को पूरी तरह से खारिज कर देती हैं। मतलब केस डिसमिस सिर्फ देरी की वजह से? हाँ, इसे न्याय के प्राकृतिक सिद्धांतों यानी नेचुरल जस्टिस का उल्लंघन माना जाता है। ऐसे कई मामले हैं जहां केवल इस प्रशासनिक देरी के कारण बड़ी-बड़ी कंपनियों के खिलाफ चलाए गए मुकदमे रद्द हो गए। क्या बात है। अगर हम आज की इस विस्तृत चर्चा के अहम बिंदुओं को समेटें तो ये किसी भी व्यवसाय से जुड़े व्यक्ति के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। बहुत बड़ा सबक है, बिल्कुल। हमने देखा कि ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट का प्राथमिक लक्ष्य जन स्वास्थ्य की रक्षा करना है और इसीलिए ये कठोर उत्तरदायित्व का सिद्धांत लागू करता है, जहां शुरुआती दौर में नियत का कोई महत्व नहीं होता। हाँ, पब्लिक हेल्थ सबसे ऊपर है। लेकिन उसी समय हमारी न्याय व्यवस्था ये भी सुनिश्चित करती है कि कॉर्पोरेट ढांचे में काम करने वाले हर अधिकारी को आंख मूंद कर जेल ना भेजा जाए। एग्जैक्टली। हाँ, प्रातिनिधिक दायित्व तभी लागू होता है जब अभियोजन यह साबित करे कि व्यक्ति विशेष व्यवसाय के संचालन के लिए इन चार्ज था। और इसके साथ ही हमने कानूनी प्रक्रिया की शुचिता को समझा। अभियोजन पक्ष के लिए केवल आरोप लगाना पर्याप्त नहीं है।
उन्हें सारे प्रोटोकॉल फॉलो करने होते हैं। हाँ, उन्हें सैंपलिंग, चेन ऑफ कस्टडी, अधिकृत प्रयोगशालाओं और आरोपी के अधिकारों का 100% पालन करना होता है। जरा सी चूक हुई और केस खत्म। बिल्कुल, इन्हीं प्रक्रियात्मक खामियों के माध्यम से बचाव पक्ष उन मामलों में भी अपने मुवक्किल को बचा लेता है जहां शुरुआत में स्थिति बेहद गंभीर नजर आती है। सही कहा। ये जानकारी केवल कानून के जानकारों के लिए नहीं, बल्कि कॉर्पोरेट जगत में काम करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत मूल्यवान है। मैं तो कहूंगी हर बिजनेसमैन को ये जानना चाहिए। हाँ, ये स्पष्ट करता है कि कागजी कार्रवाई, बोर्ड रेजोल्यूशन में स्पष्ट भूमिकाएं तय करना और कानूनी प्रक्रियाओं का महत्व कितना अधिक है। क्योंकि जवाबदेही हवा में तय नहीं होती। बिल्कुल, जवाबदेही या अकाउंटेबिलिटी का निर्धारण कोई हवा में होने वाली प्रक्रिया नहीं है। ये ठोस दस्तावेजों पर टिकी होती है। देखिए, जब कोई व्यक्ति ऐसा व्यवसाय चलाता है जो सीधे तौर पर लोगों के स्वास्थ्य और जीवन को प्रभावित करता है, तो जवाबदेही से भागना असंभव है। सिस्टम अपेक्षा करता है कि गुणवत्ता नियंत्रण सर्वोच्च स्तर का हो। लेकिन इसके समानांतर न्याय व्यवस्था भी यह सुनिश्चित करती है कि राज्य अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करके किसी को अनुचित तरीके से शिकार न बनाए। एक संतुलन है जिसे अदालतों द्वारा हर केस में जांचा जाता है। एकदम सही। तो आज की चर्चा से ये बिल्कुल स्पष्ट है कि अगर उस विशाल समुद्री जहाज का रसोइया खराब खाना बनाता है, तो दूर बैठे मालिक को सिर्फ इसलिए हथकड़ी नहीं लगाई जा सकती क्योंकि कंपनी उसके नाम पर है। प्रशासन को साबित करना होगा कि उस मालिक ने ही खराब राशन खरीदने की नीति बनाई थी, या वो उस किचन के सीधे संचालन के लिए जिम्मेदार था। और ये भी साबित करना होगा कि पुलिस ने खराब खाने का जो सैंपल लिया, वो बिना किसी छेड़छाड़ के सही लैब तक पहुंचा था। बिल्कुल। लेकिन अब इस पूरे कानूनी और तकनीकी बहस के अंत में हमारे सामने विचार करने के लिए बहुत ही गहरा सवाल छूट लाता है। वो क्या? जब किसी बड़ी फार्मा कंपनी द्वारा बनाई गई खराब दवा का मामला सिर्फ इसलिए अदालत से खारिज हो जाता है क्योंकि ड्रग इंस्पेक्टर ने फॉर्म भरने में गलती कर दी थी, या सरकारी लैब की रिपोर्ट आने में इतना समय लग गया कि दवा ही एक्सपायर हो गई। हाँ, तो क्या हमारा कानून वास्तव में आम जनता के स्वास्थ्य की रक्षा कर रहा है? सोचने वाली बात है। या फिर ये पूरी न्याय व्यवस्था सिर्फ इस बात की एक प्रतियोगिता बनकर रह गई है कि किस पक्ष के पास बेहतर कागजी दस्तावेज और अधिक चालाक कानूनी रणनीति है? ये एक बहुत ही विचारोत्तेजक सवाल है ना? इसी सवाल के साथ आज की इस गहन चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। निश्चय ही श्रोताओं के लिए इसमें सोचने और विचार करने के लिए बहुत कुछ है।